नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील यादव। आज हम आप लोगों को हिंदी का वायरल पेपर 18 फरवरी को जो एग्जाम है 2026 में आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। 801 डीएफ इस पेपर का नाम है। पूर्णांक 70 नंबर का है। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को इसको इसको ध्यान से समझ लिया पेपर को, तो आप लोग 70 में 65 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 2026 में ये पेपर वायरल हो रहा है, तो इसमें जो है 95 मार्क्स आप ला सकते हैं प्रैक्टिकल का, अगर जोड़ लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे पेपर को। निर्देश देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इसको निर्देश को पढ़ लीजिए पहले ही, ताकि जो है पेपर पाने पर आप लोगों को निर्देश पढ़ने में टाइम ना जाए। तो प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर आप लोगों को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है, ताकि जो है इसमें जेल पेन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों आप लोग नहीं करिएगा। ये इसको ध्यान से, अगर इस विकल्प को आप लोगों ने देख लिया, इसमें काफी नंबर आप लोगों को जो है पेपर में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इसको। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो एक प्रश्न बहुविकल्पीय का आप हल करेंगे तो उसमें आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों हेतु घंटा तथा खंड जो बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्यारे बच्चों आप लोग जो है ध्यान से देखिए। अब जो है प्रश्न पत्र पर आते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 20 ऑप्शन वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाच चंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों सही आंसर है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसके लिए 1 नंबर का निर्धारित है। तो रंगे राघव, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, भगवती चरण। तो इसमें सही विकल्प है आप लोगों का प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? ये प्यारे बच्चों आत्मकथा की रचना है। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन सही है? इसमें राजेंद्र यादव ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। प्रेमचंद, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो प्यारे बच्चों इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6वां है, रीतकाल की रचना है। प्यारे बच्चों रीतकाल की रचना कौन सी है? आप लोग जो है बताइए कमेंट बॉक्स में।
रामचंद्रिका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका आंसर प्यारे बच्चों सही है वी वाला इसमें का सन 1943 ईस्वी। लोकायतन के रचनाकार हैं, जिसके लिए एक अंक निर्धारित है सुमित्रा नंदन पंत। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10वां है रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो इसका आंसर है रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का समय वधि रीतिकाल का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हास्य रस का स्थायी भाव है। इसमें हास्य रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। जहां पर उपमेय की उपमा जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार उपमा होता है। तो ये जो है किसकी परिभाषा है, रूपक अलंकार की है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 13 रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, इसके लिए एक अंक निर्धारित है। इसका ऑप्शन बी वाला है 24 है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्यारे बच्चों, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अनु प्लस ग्रह। तो ध्यान से समझिए अनु, तो इसमें अनु सी वाला ऑप्शन है इसके लिए। तो 15 वाला इसमें दिया गया है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, इसके लिए एक अंक निर्धारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है लिखाई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें लिखाई है। पंचवटी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, द्विगु समास है। सूरज का तत्सम रूप है, सूरज का तत्सम रूप है सूर्य है। इसका सही ऑप्शन है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 18 है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। सा, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी इसकी रचना। सही ऑप्शन इसका है ए। द्विवेदी युग की कालावधि है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें एक लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का प्यारे बच्चों। तो निम्न में छायावाद युग का कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये जो है इतना प्रश्न आप लोग 20 प्रश्न अगर आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो आपको 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ पर खंड बा शुरू हो रहा है जो 50 नंबर का है। अब खंड आ जो है 20 नंबर का है। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए जो मार्क्स है 6 नंबर का रहेगा इसमें प्यारे बच्चों। तो इसमें दो नंबर का आप लोगों का जो है संदर्भ के लिए और 3 नंबर व्याख्या के लिए आपको दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर इसमें का है। तो अथवा करके भी इसमें प्रश्न दिया जाएगा, जैसे खा में मैं का और खा में से एक प्रश्न आप लोगों को करना रहेगा। तो देखिए इसमें
इसमें का जो है पहला का वाला प्रश्न। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय तो भिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया है। तो इसमें से पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो इसके लिए दो दो नंबर आपको इसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इसमें संदर्भ किस तरह से आपको लिखना रहेगा हिंदी पेपर सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें कैसे करेंगे आप लोग, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉ- अब देखो इसके लेखक जो इसमें दिया गया था, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो इसमें दिया गया है गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो इसके लिए भी आपको दो अंक मिलेंगे। तो इसकी नैतिकता। अब देखो इसमें जो है आप लोगों को जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो इसमें आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो ध्यान से आप लोग जो है प्यारे बच्चों देखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृत अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन भी संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनके मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इनके संबंध जातियों आपस में बधी हुई हैं। तो जहां इनमें सभी तरह की भिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, उनकी उन सब में यह एकता है जिसे ध्यान से देखने, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे इसके जो है अर्थ इसमें। तो इसमें जो है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था, जो इसमें का तीसरा प्रश्न है। तो देखिए इसमें तीसरा प्रश्न का हल है प्यारे बच्चों। क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था और गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लिखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो ये जो है इसके तीसरे वाले प्रश्न के उत्तर थे प्यारे बच्चों। अब अथवा करके जो है इसमें खंड खा दिया गया है। देखो प्यारे बच्चों, खंड खा में क्या पूछ रहा है, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विद्रमी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो, ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जहां तू तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा जाता है, भाग्य का खेल है। उपयुक्त गद्यांश पाठ के लेखक का नाम और गद्यांश के। अब देखो पहले इसमें जो है संदर्भ देख लीजिए प्यारे बच्चों, तब उसके बाद दूसरा देखना। इसमें पहला वाला है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य के खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये थे पहला वाले क्वेश्चन का इसमें का उत्तर।
अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश देखिए इसमें, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। अब देखो इसमें जो है रेखांकित अंश की व्याख्या जो है इसमें भी दिया गया है, देखिए ध्यान से। ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्रह्माणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल इसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगल ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई होता तो उसके पति दया लिखकर उस आश्रय दिया जा सकता था। पितृहंता को तो कदापि शयन न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है कि मैं तो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, वरना अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। ये थे इसमें के दूसरे वाले का अर्थ। अब जो है इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का अर्थ देखिए। छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर। स्त्री से छल करेगा जहां जाता हूं, वाक्य किसने कहा और क्यों। अब इसके लिए भी आपको 2 नंबर निर्धारित है। तो तीसरे का अर्थ है छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर। स्त्री के छल करेगा, वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का है प्यारे बच्चों। तो वंशज था, उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। तो ये थे जो है विद्यार्थियों इसके इस क्वेश्चन नंबर इसमें का खा के उत्तर। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 22वां इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो है इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 6 नंबर के ये भी हैं, तो अथवा करके भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। खा में दिए गए हैं, 2 खंड में ये भी क्वेश्चन विभाजित है। तो ये जो है काव्य का है इसमें, वो जो है उसमें गद्य वाला क्वेश्चन दिया गया था जो अभी इससे पहले आप लोगों को हमने समझाया। तो अब यहाँ पर देखिए इसके आंसर हैं, जैसे बढ़ जाता है मन वीर का रण में बलि होने से, मूल्य होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब इसका अर्थ है कि इसमें का पहले का संदर्भ। अब देखो कौन से चैप्टर से लिया गया है ये। प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की नामक कविता से लिया गया है। अब देखो प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको इसी तरह से आप लोगों को संदर्भ लिखना रहेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी आप लोगों को जो है 2 अंक निर्धारित है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा का अर्थ है, रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के लगातार और भीषण हमलों को अंत तक झेला, ठीक वैसे ही जैसे कोई वीर कन्या वाला रणभूमि में बहादुरी से लड़ती है। उन्होंने अपनी देह का बलिदान एक पवित्र हवन यज्ञ की आहुति की तरह दिया और चिंता की अग्नि में भस्म होने के बाद भी उनकी आत्मा, उनका यश और वीरता प्रचंड की तरह चमक उठी। तो जो है ये थे इसके अर्थ दूसरे क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों, उपयुक्त पदांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उपयुक्त पदांश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये थे जो है पहले के। इसमें खंड खा आपका दिया गया है, किलकत कांड कुटुरवह आवत। अब इसका जो है मणिमय कनक नंद में आंगन बिंब पकड़ में धावत, कबहु निरख हरि आप उछाहतो करसों पकरन चाहत। किलकत हसत राजत वै दतिया पुनि पुनि तिहि अहोगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन, वसुधा कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती।
तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा इसका भी। तो अब देखो इसमें, अचरा तर लय ढाक सुर के प्रभु को दूध पिलावत यावत। अब इसका जो है, पहले आप लोगों को उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है आप लोगों को, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो इसका अर्थ आप लोग जो है, इसका संदर्भ किस तरह आप लोगों को लिखना है। अब देखो, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ पुस्तक के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ये थे जो है इसके जो है उत्तर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसको आप लोग देखिए। अब देखो, जहां तक अब जो है रेखांकित अंश इसमें अंडरलाइन खींचा गया है, तो इसका अर्थ है आप लोगों को व्याख्या में देखिए। दूसरे का अर्थ, कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, तो कभी अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं। तो कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे 2 दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा है प्यारे बच्चों, उपयुक्त पदांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका जो है उत्तर है कि उपयुक्त पदांश में कवि ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। तो ये थे जो है इसके तीसरे क्वेश्चन के उत्तर। अब जो है इसमें का प्रश्न नंबर 23। तो 23 में निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें जो है का और खा खंड जो है, 2 खंड इसमें आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक खंड का उत्तर देना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें जो है अथवा करके भी खा वाला खंड दिया गया है, तो 2 खंड इसमें है आपके लिए। तो दोनों खंडों में से आपको 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर जो है इसके अनुवाद के लिए आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। तो इसमें प्रसंग प्रसंग में जो है कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया गया है। अनुवाद, उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं, आप अधिक जानकार हैं। यह जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपसे पहले पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। तो ये थे जो है इसके अनुवाद। अब जो है खंड खा इसमें दिया गया है। तो खंड का खा का इसमें जो है अगला खंड का अर्थ है। देखिए इसमें प्यारे बच्चों, अथवा करके संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, अब प्रसंग में जो है इसमें इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद, अब अनुवाद में, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये थे जो है प्यारे बच्चों इसका जो है अर्थ था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए इसमें, इसके लिए भी आप लोगों को 3+2 5 अंक निर्धारित है। तो देखिए इसमें खंड का और
खंड का और खंड खा, इसमें जो है दो दो लाइन के आपको इसे श्लोक दिए जाते हैं, तो उसका जो है आप लोगों को संदर्भ करना रहता है आप लोगों को। तो इसमें जो है संदर्भ दिया गया है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद, समुद्र अनुवाद में देखिए, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है। तो ये थे इसके अर्थ प्रसंग। अब जो है इसके आगे के अथवा, इसमें का खंड खा, अब खंड खा का जो है अर्थ है संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। तो ये प्यारे बच्चों जो है संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया था। हिंदी अनुवाद, माता पृथ्वी से अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है, तिनको भी बहुत अधिक चिंता है। तो इसका जो है अनुवाद है, इसका अर्थ है ये श्लोक का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके लिए जो है 3 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें देखिए हर जिले का जो है किस जिले का कौन सा उत्तर है, इसमें आप लोगों को करना रहता है। तो कौन से जिले में आप रहते हैं उसी जिले के हिसाब से आप लोगों को करना रहेगा इसमें प्यारे बच्चों। तो जैसे है इसमें अग्र पूजा खंडगा है, घा है, इसमें मेवाड़ मुकुट खंडकाव है, चा है, तो छा है, कर्मवीर भारती खंडकाव है, इसमें झा है, तुमुल खंडकाव के मेघनाथ का अभियान सर्ग है। तो इसमें जो है किसी भी खंड काव्य से आप जो है एक उत्तर आप उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, तो इसमें निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 3+2 मिल करके 5 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसमें से आप लोग जो है पहला वाला देखिए जयशंकर प्रसाद जी का। तो प्रश्न नंबर 26 का क्या है जीवन परिचय। इसमें जीवन परिचय में आप लोग किस तरह से लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति बिगड़ती गई, चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनके शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं कमायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि है। प्यारे बच्चों ये थे जो है इसके जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर इसमें का 26वां का पहला का उत्तर। अब खंड खा में जो है प्यारे बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया रहेगा। तो इसमें से किसी एक का आप लोगों को प्यारे बच्चों उत्तर देना रहेगा। जीवन परिचय एक काव्य का है, तो किसी एक जीवन कवियों के में से एक रहेगा आपका। जैसे तुलसीदास है, बिहारी लाल है,
तो इसमें जो है पहला हम आप लोगों को तुलसीदास का जीवन परिचय इसमें समझा रहे हैं, किस तरह से आपको प्यारे बच्चों लिखना है, किस तरह से इसको देंगे ताकि आप 5 में 5 नंबर पाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान पर मानते हैं। इनका जन्म मुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता इनको त्याग दिया था। इनके गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इन्हें जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ, ये अपनी पत्नी से बहुत अनुरक्त थे, अधिक प्रेमी थे उनके, लेकिन पत्नी के डांट के कारण मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और काशी चले गए। शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान अध्ययन किया। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे इनकी मेन रचना थी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, तो ये सब इनकी रचनाएं थी। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 27, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक इसमें जो है हमने आपको बता दे रहे हैं। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय अब यद्र समोह वीरा, तो ये इसका जो है इस तरह से आप लोग जो है आप तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, देख लेना इसको। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। इसके लिए जो है आपको 1+1 जो है मार्क्स है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, पांचों में से आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। जो आपको आता रहेगा केवल उन्हीं का उत्तर देंगे। अलछेन्द्र का असीत चंद्रशेखा स्वनाम किम आकथयत। अब देखो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अलछेन्द्र यवन राजा असीत, पहले का उत्तर है ये। दूसरे का उत्तर है चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद इति आकथयत। तो ये थे जो है इसके जो है प्रश्न के उत्तर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों का लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण निवारण। तो ये इसके जो है किसी एक का आप लोगों को इसमें निबंध लिखना है, जो आपको आता रहेगा उसको आपको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो ये जो है इसके लिए आप लोगों को 7 नंबर निर्धारित है। मान लीजिए हम आप लोगों को आतंकवाद के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो आतंकवाद कारण और निवारण, रूपरेखा, पहले आप लोगों को प्रस्तावना, नंबर 2 आतंकवाद का अर्थ, नंबर 3 आतंकवाद के मुख्य कारण, नंबर 4 आतंकवाद के दुष्परिणाम, नंबर 5 आतंकवाद का निवारण, नंबर 6 उपसंहार रहेगा। तो प्रस्तावना में आप लोगों को क्या करना है, आतंकवाद आज के समय की एक बड़ी समस्या है। यह समाज और देश की शांति को नष्ट कर देता है। जब कुछ लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा और डर का सहारा लेते हैं तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। इससे निर्दोष लोग को नुकसान होता है। आतंकवाद का अर्थ, तो आतंकवाद का अर्थ प्यारे बच्चों, आतंकवाद का मतलब है डर फैलाकर अपनी बात मनवाना। आतंकवादी बम, विस्फोट, गोलाबारी या अन्य हिंसक घटनाओं के माध्यम से लोगों में भय पैदा करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में शांति फैलाना होता है। आतंकवाद के मुख्य कारण, आतंकवाद के कई कारण हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण कुछ युवा भटक जाते हैं। शिक्षा के कारण लोग सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। नंबर 4 आतंकवाद के दुष्परिणाम, आतंकवाद से देश की शांति और विकास रुक जाता है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इससे देश की छवि भी खराब होती है। आतंकवाद का निवारण, तो आतंकवाद का प्यारे बच्चों निवारण किस तरह करेंगे, आतंकवाद को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है। युवाओं को रोजगार देना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर न
चाहे सरकार को बड़े कानून बनाने चाहिए, समाज में बड़े भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। लास्ट में सब प्यारे बच्चों आप लोगों को उपहार लिखना रहेगा। आतंकवाद मानवता के लिए एक अभिशाप है, इसे समाप्त करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। हम एकजुट कर होकर अपने हम तो एक शांत और आज सुरक्षित समाज को मतलब जो है सुधार सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 30वां है आपका, वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता, अब अथवा करके एक प्रश्न आपको, इसमें दो प्रश्न आपको दिए रहेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें से केवल जो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आता रहेगा उसी को आपका उत्तर देना है। तो अब इसमें जब मान लीजिए पहला है तो इसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें से दोनों में से जो आपको आ रहा है उसी का आंसर आप देंगे। तो मान लीजिए हम एक इसमें का बता रहे हैं अथवा का, तो सुंदर नगर अमेठी, प्रिय छोटे भाई अनुज, आयुष्मान भव, बहुत बहुत बधाई हो, सुना कि तुमने अपने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम उपलब्धि पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारी कड़ी मेहनत लगन रंग लाई। मुझे विश्वास था कि तुम अपने ज्ञान और बोलने की कला से सबसे प्रभावित होंगे। आशा है कि भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहोगे और नए नए मुकाम हासिल करते रहोगे। मैं तुम्हारी हर सफलता का कामना करता हूँ। खुश रहो और आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा बड़ा भाई दीपक। तो प्यारे बच्चों उसमें आप लोगों को नाम नहीं लिखना है, उसमें का खा गा कुछ भी ऐसे लिख दीजिए ताकि जो है आप लोग नाम ना लिखे, या ABC लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ताकि नाम ना लिखे पेपर में। तो प्यारे बच्चों तो ये तो जो है 801 DF का पेपर आप लोगों का। तो प्यारे बच्चों तो पेपर आप लोगों को हमने बहुत बढ़िया से समझा दिया है। अगर आप पेपर को ध्यान से पढ़ लिया तो 70 में आप लोग 65 कोई नहीं रोक सकता। पेट